15 अगस्त की सुबह लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो सुरक्षा से जुड़े उनके भाषण के एक हिस्से ने लोगों के कान खड़े कर दिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि देश में हथियारों वाले नक्सल तो अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं, लेकिन असली और बारीक चुनौती तो अब दिमागी नक्सलियों की है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन्हें पहचानना होगा और समाज से अलग थलग करना होगा ताकि देश के नौजवानों को भटकाव से बचाकर मुख्यधारा की तरक्की से जोड़ा जा सके। अब आसान अंदाज में तसल्ली से समझिए कि इस पूरी बात का असल मतलब, बैकग्राउंड और सियासत क्या है। बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक दौर था जब देश के करीब 10 से ज्यादा राज्यों और 150 से अधिक जिलों में रेड कॉरिडोर का खौफ हुआ करता था। 2000 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था। बस्तर, दंतेवाड़ा और गढ़चिरौली के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच खूनी संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें हमारे हजारों जवानों ने शहादत दी। बीते एक दशक में सरकार ने समाधान रणनीति अपनाई, यानी एक तरफ जंगलों के भीतर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाकर कड़ा एक्शन और दूसरी तरफ उन इलाकों में सड़कें, स्कूल और मोबाइल टावर पहुंचाना। नतीजा ये हुआ कि बंदूकधारी नक्सल अब सिमट कर गिने चुने इलाकों तक ही रह गए हैं। लेकिन जब जंगल में बारूद कम होने लगता है तो माओवादी रणनीति का दूसरा पहलू सामने आता है। इसे उनके दस्तावेजों में अर्बन पर्सपेक्टिव और यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता है। अब सीधी बात तो यह है कि नक्सल आंदोलन हमेशा से ही दो मोर्चों पर काम करता रहा है। पहला मोर्चा है हथियारी नक्सल का, जो जंगलों में AK-47 लेकर जमीन पर काबिज होने की पूरी कोशिश करते हैं, और दूसरा मोर्चा वो है जिसे अब दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। ये तबका जंगलों में नहीं रहता, ये शहरों में, शिक्षण संस्थानों में, विचार गोष्ठियों में और नीति निर्माण के गलियारों में मौजूद रहता है। इनका काम बंदूक चलाना नहीं है, बल्कि समाज के असंतोष को एक खास विचारधारा की तरफ मोड़ना है, अदालतों में कानूनी ढाल तैयार करना है और व्यवस्था के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ना होता है। प्रधानमंत्री के भाषण का मर्म यही था कि जब बंदूक की ताकत टूट चुकी है तो अब लड़ाई उस विचारधारा और उस इकोसिस्टम की है जो समाज में चुपचाप अपनी जड़ें जमाए बैठा है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि पुराने दौर में ऐसे विचार वाले लोग सरकारी कमेटियों और थिंक टैंक्स में बैठकर नीतियां तक प्रभावित करते रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे विमर्श के सबसे संवेदनशील और जरूरी पहलू पर। एक लोकतांत्रिक समाज में जब भी वैचारिक लड़ाई की बात होती है तो संतुलन साधना सबसे बड़ा हुनर होता है। सुरक्षा के चश्मे से देखें तो कोई भी संप्रभु देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई बौद्धिक समूह पर्दे के पीछे से सशस्त्र हिंसा को सही ठहराए जाने और देश की संप्रभुता को चुनौती दे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि लोकतंत्र की असली खूबसूरती असहमति और स्वस्थ आलोचना में ही बसती है। जनहित के लिए आवाज उठाना, गरीबों और आदिवासियों के अधिकारों की पैरवी करना और सरकार की किसी नीति से असहमत होना अपराध नहीं है, बल्कि एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए असली परीक्षा ये तय करने में है कि कानूनी असहमति और व्यवस्था विरोधी साजिश के बीच का बारीक फर्क धुंधला ना पड़े। कानून और साक्ष्यों के आधार पर ही किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि निर्दोष आवाजें भी सुरक्षित रहें और देश की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत बनी रहे। तो कुल मिलाकर लाल किले से दिया गया ये बयान सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में देश की आंतरिक सुरक्षा की नीति सिर्फ जंगलों के कॉबिंग ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहेगी। इसका पूरा फोकस अब डिजिटल स्पेस, संस्थागत बहसों और नैरेटिव की दुनिया पर ही रहने वाला है। तो देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया, और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।